So now in this lecture, we will discuss the essential elements of a valid contract. In our previous lecture, we have already seen the meaning of contract and the classifications of contract. तो हमने contract का meaning देखा, agreement क्या होता है उसका meaning देखा, then what is meant by enforceability by law, we have seen that also. And we have studied the types of various contracts depending upon the various classifications. Now in this lecture we will study the essential elements of a valid contract. Now the question comes, what do you mean by a valid contract? तो एक valid contract क्या होता है जिसमें which has value in the eyes of law or which is enforceable by law, तो ऐसे contract को हम valid contract कहते हैं. तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के देयर आर सम एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि हर कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिस्ट होने जरूरी हैं, यानी उनमें से अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. दैट इज व्हाई उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्फोर्सेबिलिटी का एलिमेंट नहीं आएगा. सो हम इन्हीं एलिमेंट्स को आज डिस्कस करेंगे. एंड ये जितने भी एलिमेंट्स हम कर रहे हैं वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट पार्ट है वो इन्हीं सारे बेसिक एलिमेंट्स पे डील करता है, इन पे फोकस करता है. तो हम इन्हीं को ही आगे चैप्टर्स वाइज भी डिटेल में करेंगे. तो आज हम इसको शॉर्ट में लेते हैं. व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन. और वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है. सो फर्स्ट एलिमेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो सेक्शन 10 के अंदर दिए हुए हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 में ये एसेंशियल एलिमेंट्स डिस्कस किए हुए हैं. तो फर्स्ट एलिमेंट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. कुछ बुक में आप टू पार्टीज भी देखेंगे या फिर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देखेंगे. तो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज. कम से कम दो पार्टी होना जरूरी है. वन पार्टी मस्ट गिव द ऑफर एंड अदर पार्टी शुड एक्सेप्ट इट. यानी कि अगर दो पार्टीज में से कम दो पार्टी, अगर एक ही पार्टी होगी तो वो अकेली पार्टी किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी या किसके साथ एग्रीमेंट करेगी. तो वन पार्टी शुड गिव द ऑफर एंड द अदर मस्ट एक्सेप्ट इट. The one who gives the offer is known as offerer and the one who accepts that offer is known as acceptor. यानी जो पार्टी ऑफर दे रही है उसको हम ऑफरर, प्रॉमिसर या प्रपोजर, तीन नाम इसके होते हैं, किसी भी नाम से हम ले सकते हैं. ऑफरर और प्रपोजर. देन the one who accepts the offer becomes the offeree और proposee और promisee. अब बात आती है कि जिस पर्सन को ऑफर दिया जा रहा है वो पर्सन कहलाता है ऑफरी. सिर्फ ऑफरी कहलाता है, वो प्रॉमिसी नहीं कहला रहा, वो प्रपोजी नहीं कहला रहा. लेकिन जैसे ही वो ऑफरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है then that offeree becomes the acceptor or the promisee or the proposee. So I repeat, the one who gives the offer is known as offerer or proposer, यानी जिसने प्रपोजल दिया है. जिस पार्टी को ऑफर दिया जा रहा है that party is known as offeree. और जो पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट, वही पार्टी ऑब्वियसली एक्सेप्ट करेगी. तो जैसे ही वो पार्टी या वो ऑफरी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है then that offeree becomes the acceptor, the promisee और the proposee. तो किसी भी नाम से हम इनको जानते हैं. So there should be at least two parties. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना जरूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. बिना ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के हम ना तो एग्रीमेंट बनेगा, और जब एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा तो कैसे हम उस पर इन्फोर्सेबिलिटी ऐड करेंगे. Then the second element is intention to create legal relationship. Well, जब भी दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होती है तो their intention should be to create the legal relationship or the contractual relationship. यानी जैसे मान लेते हैं कि दो ब्रदर्स ने मिलकर आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया किसी प्रॉपर्टी को लेकर, प्रॉपर्टी के कागज पे कुछ साइन किए थे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया था. तो अब जैसे ही वो साइन कर देते हैं तो आज से उनके बीच में भाई तो वो अलग अपनी पर्सनल लाइफ में है, लेकिन इन द आईज ऑफ लॉ they have created a legal relationship in between both of them. दोनों के बीच में उन्होंने एक साथ क्या किया, एक दूसरे के साथ एक लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट किया है बाय साइनिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट. यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके वो कहते हैं कि आज से हम भाई नहीं हैं, आज से हमारा कानूनी रिश्ता भी हो गया है इस प्रॉपर्टी को लेकर. यानी ऐसा होता है कि ऐसी इंटेंशन होनी चाहिए while at the time of making the contract. यानी कॉन्ट्रैक्ट के समय अगर दोनों में से किसी भी पार्टी की अगर ऐसी इंटेंशन नहीं है
तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि जैसे ही कोई एक पार्टी अगर उस प्रॉमिस को पूरा नहीं करती है तो दूसरी पार्टी के पास ये राइट मिल जाएगा उस लीगल रिलेशन से कि वो उस पर्टिकुलर पार्टी पे केस कर दे जिसने अपने प्रॉमिस पूरे नहीं किए हैं। थर्ड हम देखते हैं लॉफुल कंसिडरेशन। वेल, कंसिडरेशन का मतलब हमने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, यानी कि जब भी दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती है दे गिव समथिंग, दोनों पार्टीज अपनी अपनी एक प्रोमिसेस करती है। If they are giving something under a contract, they should get something. That something in return is known as consideration. Like if I'm giving you my car for rupees 2 lakh, मैंने अपनी कार दी है, तो वो जो 2 लाख रुपए जो आप मुझे बदले में दोगे, that is my consideration for that car. तो उस कार के बदले में मुझे consideration क्या मिल रहा है? 2 lakh rupees. So every contract must be backed by some kind of consideration. अब ऐसा जरूरी नहीं है वो कंसिडरेशन मनी टर्म्स में ही हो, वो कैश भी हो सकता है, वो काइंड भी हो सकता है, या कोई बदले में आप प्रॉमिस भी मुझसे कर सकते हो। सो कंसिडरेशन कैन बी एन एक्ट, अ फोरबेरेंस और अ रिटर्न प्रॉमिस। वी विल बी डिस्कस दिस कंसिडरेशन इन दी सेपरेट चैप्टर, जहां पे हम इसको और डिटेल में करेंगे। So here you just need to understand the meaning of consideration is something in return. If the parties do not get something in return, the contract is not valid in the eyes of law. तो क्योंकि जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों पार्टीज एक दूसरे को कुछ प्रॉमिस करती है, उस प्रॉमिस के बदले में दोनों ही एक दूसरे को कंसिडरेशन भी देंगे। एंड दैट कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, यानी आप जो बदले में दे रहे हो, जो भी चीज दे रहे हो, जो भी प्रॉमिस कर रहे हो, इट शुड बी लीगल ऑल्सो। The next essential element is the capacity of parties, यानी कि जो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है, they should be capable enough to do so, यानी कि वो दोनों ही पार्टीज, दो या दो से ज्यादा पार्टीज भी हो सकती है, एटलीस्ट 2 पार्टीज की बात करें तो जो भी 2 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है उनमें वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सके या किसी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अब कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का लॉ में क्लियर कट बताया गया है कि कौन से पार्टी, यानी सेक्शन 11 और 12 में इसको बताया है कि कौन सी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल मानी गई है और कौन सी पार्टीज केपेबल नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी पार्टीज को लॉ जो है वो केपेबल मान के चलता है, जो वाकई में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। तो फर्स्ट पार्टी है दैट इज मेजर। मेजर इज अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज, जिसकी 18 इयर्स की एज उसने कंप्लीट कर ली है, वो पर्सन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, किसी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। देन सेकंड इज पर्सन्स ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब है कि जो वैसे इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे और ज्यादा। साउंड माइंड का मतलब हो गया कि जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करते समय कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की मेंटल पावर रखता है, दैट पर्सन इज नोन एज पर्सन ऑफ साउंड माइंड। देन ये लोग भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड है अदर पर्सन्स, के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं जिसको वी विल डिस्कस लेटर ऑन। सो अदर पर्सन्स, या फिर हम जिसे कहते हैं पर्सन्स नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो ये 3 पर्सन्स है, आई रिपीट, मेजर, देन पर्सन्स ऑफ साउंड माइंड एंड पर्सन्स नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो these 3 persons can enter into a valid contract. So now the question comes, who are the persons who are who said to be incapable for making a valid contract? तो वो हो गए minor who has not completed 18 years of age. ये लोग बिजनेस कोई भी तरह का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो एक वॉइड एग्रीमेंट होगा। देन सेकंड आते हैं पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड यानी कॉन्ट्रैक्ट करते समय जिन पर्सन्स के अंदर इतनी मेंटल पावर है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सके, और अगर वो नहीं समझते हैं तो दोज पर्सन्स आर नोन एज पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। और अनसाउंड माइंड की 3 कैटेगरीज बताई गई है, इडियट्स, ल्यूनाटिक्स एंड ड्रंकर्ड्स। इन ये तीनों ही पर्सन जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। देन थर्ड, पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। किसी भी लॉ के तहत, किसी भी अलग प्रोविजंस के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, जैसे कॉन्विक्ट्स हैं या फिर इंसॉल्वेंट्स हैं। तो ये लोग जो हैं या एलियन एनिमीज हैं, ये पर्सन्स जो हैं वो किसी भी हाल में बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। तो
तो ये तो बात होगी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की या कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज की। लॉ क्लियर कट कहता है कि अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं है और ऐसी पार्टी फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ना होकर वो एक वॉइड एग्रीमेंट ही होगा, यानी वो बिगिनिंग से वॉइड होगा और उसकी कानून की नजर में कोई वैल्यू नहीं होगी और वो कभी भी इन्फोर्सिएबल नहीं होंगे, इसीलिए वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। Then we will discuss the next element, that is free and genuine consent. Well, consent का मतलब होता है अप्रूवल, या हम जब भी हम कोई काम करते हैं हम कहते हैं कि क्या मेरा कंसेंट लिया गया था या क्या उसका कंसेंट लिया गया था। कंसेंट यानी उसकी मर्जी ली गई थी या नहीं, या अपने मर्जी से आपने काम कर दिया। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो सबसे पहले कंसेंट का एलिमेंट जरूरी है। कंसेंट का मतलब है कि जो दोनों ही पार्टीज हैं दे शुड एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, वो एक ही चीज पे एक ही सेंस में एग्री करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पार्टी के पास किसी पार्टी ने ऑफर दिया, जैसे मैं ही अपने एग्जांपल में ऑफर दे रही थी बार बार कि विल यू परचेज माय कार फॉर ₹2 lakhs। नाउ आई हैव 4 cars बट आई डिडंट मेंशन व्हिच कार आई एम टॉकिंग अबाउट। तो हो सकता है मेरे पास 4 अलग अलग ब्रांड्स की कार है, कोई महंगी भी है उसमें, कोई सस्ती भी है। तो मैं तो बात कर रही हूँ सस्ती गाड़ी की, और हो सकता है आप इसको समझ लो कि मैं 2 लाख में अपनी महंगी वाली कार आपको सेल कर रही हूँ। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया और तो दूसरी पार्टी ने वो महंगी वाली गाड़ी समझ के हाँ भर दी मेरे को। अब क्या हो, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। तो यहाँ पे जो कंसेंट लिया जा रहा है वो पार्टीज कंसेंट कर ही नहीं रही है, सेम थिंग पे सेम सेंस में नहीं लिया जा रहा है, एक ही चीज को वो एक सेंस में नहीं ले पा रहे हैं। तो पहली चीज है देयर शुड बी कंसेंट बिटवीन द पार्टीज एंड दैट कंसेंट शुड बी फ्री, यानी वो कंसेंट क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, यानी डरा के धमका के वो कंसेंट नहीं लिया जाना चाहिए। जैसे मैंने अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था, I said that I will shoot you if you do not sign on these papers, if you do not purchase my car। तो अगर मैं इस तरह की धमकी देके आपके साथ कार को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे आप साइन तो कर रहे हैं बट यानी आप अपना कंसेंट तो दे रहे हैं, बट योर कंसेंट इज नॉट फ्री, सो दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। So the consent should be free to form a valid contract. The next is we will see the lawful object। हाँ, lawful object को करने से पहले हम consent में एक चीज और ले लेते हैं, that the consent is said to be free when the contract is not caused by coercion, undue influence, misrepresentation, mistake and fraud। ये 5 तरह के एलिमेंट बताए गए हैं जिनको यूज करके अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है किसी भी पार्टी से तो उस हर केस में हम कहेंगे कि द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्री, हेंस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जब भी कंसेंट फ्री नहीं होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जो भी एग्रीव्ड पार्टी है, जिस पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल कराना है कि नहीं वो उस पार्टी के ऑप्शन पे हो जाएगा। वो चाहे तो इसको इससे बाइंड भी हो सकती है और जो चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकती है, कैंसिल भी कर सकती है। So this was all about consent. Then next is lawful object. Like we have studied the lawful consideration, the consideration should be legal as well as your object. यानी आपका object and your consideration both should be valid to form a valid contract. मैं अपनी कार दे रही हूँ, आप मेरा प्रॉमिस क्या था, I will give you my car, I will sell you my car. So here the object is car and the consideration which I am receiving for that object is ₹2 lakhs। यानी मुझे कंसिडरेशन के रूप में आप क्या दे रहे हो, 5,000 रुपए दे रहे हो। तब यहाँ पे देखा जाए जो ऑब्जेक्ट है, जो कार है, और उसके बदले में जो कंसिडरेशन दिया जाए यानी कि जो मनी है, वो दोनों ही हम देख रहे हैं लीगल है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज इलीगल होती है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ कि मुझे मैं बिना लाइसेंस के पिस्टल परचेज करना चाहती हूँ और पिस्टल का लाइसेंस जरूरी है, वी ऑल नो। बिना लाइसेंस के मुझे वो पिस्टल खरीदनी है किसी से, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया मेरा, अनलॉफुल हो गया, इलीगल हो गया। इसी तरह से अगर कंसिडरेशन कैसे अनलॉफुल हो सकता है, ये जैसे कार तो मैंने आपको सेल कर दी लेकिन इसके बदले में आप मुझे 2 लाख रुपीज ना देके कोई ऐसी चीज दे रहे हो विच इज इलीगल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई ड्रग मुझे दे देते हो जिस वर्थ ₹2 lakhs,
पैसा ना देके आप मुझे क्या दे रहे हो, ड्रग दे रहे हो, तो वो भी अगेन इलीगल कंसिडरेशन हो गया। तो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों ही क्या होने चाहिए, लीगल होने चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक चीज इलीगल हुई तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और माना जाएगा, वो वॉइड, वो वैलिड तो नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट, साथ के साथ वो इलीगल एग्रीमेंट भी हो जाएगा। वैलिड एग्रीमेंट के साथ साथ वो इलीगल भी हो सकता है, यानी इलीगल का मतलब हो गया समथिंग विच इज पनिशेबल, इसमें पनिशमेंट भी आपको मिलेगी। देन नेक्स्ट इज एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी जो भी एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं दो पार्टीज के बीच में, दे शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। लॉ ने हमें एक पूरी लिस्ट दी हुई है अपने सेक्शन 24 से लेकर 30 तक, जिसमें वो उन्होंने क्लियर कट बता रखा है कि कौन से एग्रीमेंट जो है बिगिनिंग से वॉइड होंगे, जो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। यानी कि अगर अब उन्हीं लिस्ट में से उठा के आप इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो ऑब्वियसली वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से होगा, क्योंकि वो तो एक वैलिड एग्रीमेंट भी नहीं है, उसमें इन्फोर्सेबिलिटी हो ही नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्टिंग विद अ माइनर पर्सन, पहले से बताया हुआ है कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी भी तरह का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट माइनर, तो वो क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, जो कि वो बिगिनिंग से ही वो एग्रीमेंट क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। देन नेक्स्ट इज सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, दे शुड बी सर्टेन एंड द परफॉर्मेंस शुड बी पॉसिबल, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होने चाहिए जो कि सर्टेन हो। अब जैसे कार की ही जब मैंने बात की थी, मेरे पास 4 कार थी और मैंने कहा विल यू परचेज माई कार, and I've not mentioned which car I am talking about, which means the contract is not certain, which means the terms of the contracts are not certain. That is why this is not considered as a valid contract, क्योंकि इससे confusion create हो गया, सामने वाली पार्टी कुछ भी समझ सकती है। इसी तरह से अगर मैं consideration की बात करती हूँ इस कार का, तो मैं कहती हूँ कि दे देना यही कोई 2 से 2.5 लाख रुपए। अब 2 से 2.5 लाख रुपए में भी अगेन कंफ्यूजन है कि मैं, तो अमाउंट ऑफ मनी यानी कंसिडरेशन भी सर्टेन होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। सो देयर शुड बी सर्टेनिटी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। एंड सेकंड चीज आती है परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होने चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस वाकई में पॉसिबल हो, जिसकी परफॉर्मेंस वाकई में, जो वाकई में परफॉर्म हो सके। फॉर एग्जाम्पल जनरली हम देखते हैं कि किसी लड़के ने किसी गर्ल से प्रॉमिस किया कि तुम अगर हाँ कर दो तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा। So, is that possible? वो बेचारी हाँ कर देती है उस चक्कर में कि चांद तारे तोड़ के लेके आएगा, लेकिन चांद तारे तोड़ना ये पॉसिबल चीजें नहीं है, ये जस्ट इल्यूजन्स हैं, ये सिर्फ डायलॉग्स हैं। तो या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर, जैसे अगर किसी एक्स पर्सन ने वाई पर्सन को बोला कि मैं आपके इस डेड रिलेटिव के अंदर जान फूंक दूंगा अगर आप मुझे बस 1 लाख रुपए दे दो, मैं इसको जिंदा कर दूंगा। तो कोई भी डेड पर्सन को जिंदा करना पॉसिबल नहीं है, और इस तरह के अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो जस्ट वॉइड एग्रीमेंट्स है, क्योंकि दीज आर जस्ट द इल्यूजन्स। सो द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सच दैट देयर परफॉर्मेंस इज पॉसिबल, जो परफॉर्म किया जा सके, जिनकी परफॉर्मेंस पॉसिबल हो। The last essential element we are taking is legal formalities. तो ये जो लीगल फॉर्मेलिटीज वाला एलिमेंट है वो एक्ट में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रिटन में साइन करो, क्योंकि एक्ट में ने तो कह दिया कि कॉन्ट्रैक्ट आपके बाय वर्ड स्पोकन भी हो सकते हैं, बाय रिटन भी हो सकते हैं, ये तो एक्ट हमारा कह रहा है। लेकिन बात आती है कि जब भी हम ओनली बाय वर्ड स्पोकन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी ओरल अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हम करते हैं तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं रहता और हम उसको इसीलिए एनफोर्स नहीं करा सकते। इसीलिए ये इट इज सेड इन फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टीज, पार्टी के बेनिफिट में ये कहा जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करे, उसको रिटन में साइन करवाए पूरा स्टैम्प पेपर के साथ, ताकि हमें जब भी हम उसको इन्फोर्स करा सकें, जब भी पार्टीज अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं करती तो हमारे पास वो एक डॉक्यूमेंट रहता है, वो प्रूफ रहता है रिटन में कि हाँ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था और इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस पूरी नहीं की गई है। सो लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत सालों से अब एक एसेंशियल एलिमेंट के रूप में हम इसमें पढ़ने लग गए हैं, हालांकि जिसको लॉ के अंदर या एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यहाँ ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि लीगल फॉर्मेलिटी जरूरी होती है, पर फिर भी ये एक अनदर एसेंशियल एलिमेंट इसका बनता है।
So these are the essential elements of a valid contract. Valid contract means the contract which is enforceable by law, and if any of these elements are missing, the contract will not be termed as a valid contract and has no value in the eyes of law. Now we will discuss the essential elements of valid contracts in detail. So we will first start from the offer and acceptance. क्योंकि पहला हमारा essential element क्या था, offer and acceptance के बारे में या two parties के बारे में. तो first of all we will discuss what is an offer. Well, offer क्या होता है, जैसे हमें generally पता है कि offer क्या है, एक proposal है. So law में इसकी definition दे रखी है that an offer is a proposal made by one party to another to enter into a legally binding agreement. यानी ऑफर क्या हो गया, एक प्रपोजल है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है कि तुम मेरे साथ एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट में एंटर करो. तो अगर लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने का कोई ऑफर दिया जा रहा है या लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट को क्रिएट करने का कोई ऑफर दिया जा रहा है, तो कोई प्रपोजल दिया जा रहा है अगर, तो सच प्रपोजल इज नोन एज ऑफर. आई रिपीट, an offer is a proposal made by one party to another to enter into a legally binding agreement with him. So if A say to B that will you purchase my car for rupees 50 lakh, or if I say to you that will you purchase my car for rupees 50 lakh, here I am giving you an offer, and in this case I signifies my willingness to sell my car to you. यानी कि मैं अपनी विलिंगनेस बता रही हूँ अपनी कार को बेचने के लिए कि मैं आपको अपनी कार 5,000 रुपए में, सॉरी 50,000 रुपीज में सेल करना चाहती हूँ. सो दिस इज एन ऑफर. सो द पर्सन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, द पर्सन हु मेक एन ऑफर इज नोन एज ऑफरर, प्रपोजर और प्रॉमिसर, एंड द पर्सन टू whom it is made is known as ऑफरी और प्रपोजी. जो पर्सन ऑफर देता है उसे हम कहते हैं ऑफरर, प्रॉमिसर या प्रपोजर. और जिस पर्सन को ऑफर दिया जा रहा है, यानी अब इस केस में आप क्या बन गए, ऑफरी या प्रपोजी. When the offeree accepts the offer, he is called the acceptor or promisee. जैसे ही वो ऑफरी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, he becomes the acceptor or the promisee. So now the question comes, how an offer is made, यानी एक ऑफर कैसे बनाया जाता है. जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन की हमने बात की थी कि फॉर्मेशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट दो तरह से फॉर्म किए जा सकते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड, वैसे ही सेम ऑफर भी दो तरह के हो सकते हैं, एक्सप्रेस्ड ऑफर एंड इम्प्लाइड ऑफर. एक्सप्रेस ऑफर आर मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, whereas the implied offer is inferred from the conduct of the parties or the circumstances of the case. So this is known as implied offer, जहाँ पे भी circumstances से या parties के conduct से या act से हम पता लगाते हैं कि कोई offer दिया जा रहा है. इसका एग्जाम्पल हम ऑलरेडी ले चुके हैं. अब बात आती है ऑफर के कुछ और टाइप्स को हम देखते हैं, जैसे स्पेसिफिक ऑफर होता है या जनरल ऑफर होता है. सो व्हेन एन ऑफर इज मेड टू अ डेफिनेट पर्सन और अ सर्टेन पर्सन, यानी जब ऑफर किसी एक ही पर्सन को दिया जाता है, किसी सिंगल पर्सन को दिया जाता है, दैट ऑफर इज नोन एज स्पेसिफिक ऑफर, क्योंकि वो पर्सन सर्टेन है. सो इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ओनली बाय द पर्सन टू whom इट इज मेड. तो ऐसे जो स्पेसिफिक ऑफर होते हैं उनको वही एक्सेप्ट कर सकता है
जिनको कि वो ऑफर दिया गया है. देन सेकंड इज द जनरल ऑफर. When an offer is made at public at world at large or the whole public, then such offer is known as general offer. यानी जब ऑफर किसी एक डेफिनेट पर्सन को ना देके एक पूरे पॉपुलेशन को दिया जाता है या फिर किसी पब्लिक को दिया जाता है, तो ऐसे ऑफर को हम जनरल ऑफर कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा मोबाइल खो जाता है कैंपस के अंदर और मैं कैंपस में एक नोटिस लगाती हूँ कि जो कोई भी मेरा फोन ढूंढ के लाएगा उसे मैं प्राइस के रूप में आई विल गिव हिम 2000 रुपीज. सो ये क्या है, जनरल ऑफर है, क्योंकि ये किसी भी एक पर्सन को नहीं दिया गया है. नाउ there is another topic in the offer, that is legal rules as to offer, or we say the essential elements of offer. यानी ऑफर के क्या क्या लीगल रूल्स हैं या उसके क्या एसेंशियल्स हैं, यानी कि कौन से ऐसे एलिमेंट है जिसकी वजह से कोई ऑफर जो है वो वैलिड ऑफर बनेगा. तो फर्स्ट हम देखते हैं, ऑफर मस्ट बी सच एज इन लॉ इज केपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एंड गिविंग राइज टू लीगल रिलेशनशिप. यानी ऑफर ऐसे होने चाहिए जिसको कि वाकई में एक्सेप्ट किया जा सके एंड विच गिव्स राइज टू लीगल रिलेशनशिप. यानी जिस ऑफर की वजह से दो पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशन फॉर्म हो, ऑफर ऐसे होने चाहिए. एक एग्जांपल है, जैसे अगर मैं कोई सोशल इनविटेशन देती हूँ लंच पे आने का, तो ये जो ऑफर है वो लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट नहीं कर रहा है दोनों पर्सन्स के बीच में, इसीलिए एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा. The second is the terms of offer must be definite, unambiguous and certain and not loose and vague. यानी ऑफर के जो भी टर्म्स हैं, टर्म्स यानी जो भी कंडीशंस हैं कि मैं तुम्हें अपनी दिस एंड दैट कार देने को रेडी हूँ अगर आप मुझे 2 लाख रुपीज दो, या इसमें मैंने 2-3 कंडीशंस और ऐड कर दी कि मैं इस मंथ में आपको वो कार दूंगी. तो जो टर्म्स हैं वो डेफिनेट होनी चाहिए और अनएम्बिगुअस, यानी उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई किसी भी तरह का कंफ्यूजन वो क्रिएट ना करे. जैसे मेरे पास 4 कार थी और मैंने बताया ही नहीं कि कौन सी कार है, इसकी वजह से आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि विच कार मैम इज टॉकिंग अबाउट. सो द टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन. देन नेक्स्ट इज एन ऑफर मे बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम, यानी ऑफर जो है इन तीनों ही चीजों से अलग होते हैं. द फर्स्ट इज A declaration of intention and an announcement. कोई भी ऑफर जो है वो जब भी कोई पर्सन कोई अपनी इंटेंशन को डिक्लेयर करता है या कोई अनाउंसमेंट करता है, वो अनाउंसमेंट कभी भी ऑफर नहीं माना जाएगा. लाइक अगर एक फादर ने अनाउंस किया कि मैं अपनी बेटी की शादी उस पर्सन से करूंगा हु हैज अ पैकेज ऑफ ₹20 लाख, तो 20 लाख का जिसका पैकेज होगा मैं अपनी डॉटर की शादी तो उसी पर्सन से करूंगा. ये फादर ने सिर्फ अपनी इंटेंशन बताई है या उन्होंने सिर्फ अनाउंस किया है. तो डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन और दी अनाउंसमेंट दोनों ही क्या है, ऑफर नहीं माने जाएंगे. देन सेकंड इज एन इनविटेशन टू मेक एन ऑफर और टू डू बिजनेस. यानी कि ऑफर देने का जो इनविटेशन है या मेरे साथ बिजनेस करने का कोई इनविटेशन अगर मैं दे रही हूँ तो वो भी ऑफर नहीं है. एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप जब भी शॉप पे जाते हो या किसी मॉल में हम जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि गुड्स पे प्राइस टैग लगे हुए रहते हैं, या आपने शॉपकीपर से प्राइस पूछा और उसने प्राइस बता दिया, तो ये उसका जो प्राइस बताना है वो ऑफर देना नहीं है, या वो जो प्राइस टैग है वो ऑफर नहीं होते हैं, वो तो सिर्फ इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर है. वो आपको इन्वाइट करें कि आप हमें ऑफर दो, ऑफर हम देंगे, हम वो प्रोडक्ट ले जाके काउंटर पे देते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए. तो जैसे ही वो हमसे मनी एक्सेप्ट कर लेता है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है. ठीक है, तो हम ऑफर लगा रहे होते हैं. तो जब भी प्राइस स्टेटमेंट्स होते हैं, जितने भी जब भी प्राइस की बात आती है या हम किसी पर्सन से पूछते हैं कि कार तो बड़ी अच्छी है, क्या आप सेल करोगे, और वो रिप्लाई देता है कि इस कार की वैल्यू 2 लाख रुपीज है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें ऑफर दे रहा है, वो सिर्फ पैसा बता ही रहा है, इसका प्राइस बता रहा है. देन थर्ड इज न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स आर नॉट ऑफर्स. तो न्यूज़पेपर में जितने भी एडवर्टीजमेंट आते हैं वो ऑफर नहीं होते, वो इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर है कि आप हमारे साथ आके बिजनेस करो या हमसे ये सामान खरीदो. दीज आर द इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर. सो जब भी कंपनीज जो है न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डालती है कि हम अपने शेयर्स इशू करने के लिए एडवर्टीजमेंट देती है कि आप एप्लीकेशंस दो, तो वो कंपनी आपको ऑफर नहीं दे रही है, वो कंपनी सिर्फ इनवाइट कर रही है आपको ऑफर देने के लिए. अब जब हम एप्लीकेशन लगाते हैं उन शेयर्स को परचेज करने के लिए, दीज आर दी ऑफर्स. वो अब हम ऑफर लगा रहे हैं कंपनी में कि आप अपने शेयर हमें दे दो, हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं.
द नेक्स्ट इज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब ऑफर का कम्युनिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के तो ऑफर कैसे वैलिड होगा। मैंने मन मन में ऑफर दे लिया कि मैं तो इस पर्सन को अपनी कार सेल करूंगी, और मैंने मन मन में उसको ऑफर दे दिया कि तुम 2 लाख रुपए मेरी कार खरीदने को तैयार हो, यानी वो चीज कम्युनिकेट ही नहीं की सामने वाले पर्सन से। तो जब तक कि उसका कम्युनिकेशन नहीं होगा, ऑफर ही मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कैसे करेगा। सो द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज एसेंशियल। The next is offer must be made with a view to obtain the assent। assent का मतलब होता है अप्रूवल, यानी ऑफर आप ऐसे दो या ऑफर देने के पीछे आपका इंटेंशन ऐसा होना चाहिए कि उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आप ऑफर दे रहे हो इस भरोसे की एक्सेप्टेंस इसकी मिलेगी नहीं, ना मैं चाहती हूँ कि इसकी एक्सेप्टेंस मिले, बस मुझे तो यूं ही ऑफर देना है ताकि अच्छा लगता है, तो ऐसे ऑफर भी वैलिड ऑफर नहीं होंगे। इसीलिए इस तरह के ऑफर जब भी दिए जाते हैं और इन पे एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन पाते। Then the next is offer should not contain a term the non-compliance of which may be assumed to amount to acceptance। यानी किसी भी ऑफर में कोई भी आप ऐसी टर्म ऐड नहीं करोगे जिस टर्म के पूरा नहीं करने पे सामने वाली पार्टी या आप ये समझ जाओ कि ऑफर तो एक्सेप्टेड है। एक एग्जांपल लेते हैं, यानी मैं अगर आपको कहती हूँ मैंने आपको ईमेल के थ्रू कोई ऑफर दिया, कार का ही ऑफर दिया, और मैं कहती हूँ इफ यू डू नॉट रिप्लाई I will assume that you have accepted my offer। यानी आपने अगर रिप्लाई नहीं दिया तो मैं ये मान लूंगी कि आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैंने उसमें एक ऐसी टर्म ऐड कर दी कि अगर सामने वाला उस टर्म को पूरा नहीं करता है तो मैं मान लूंगी कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी पर्सन को बाउंड नहीं कर सकते रिप्लाई देने के लिए। देन नेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि अगर प्राइस स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, अगर आप किसी को पूछते हैं और वो प्राइस बता देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑफर दे रहा है आपको वो प्रोडक्ट बेचने के लिए। मैंने कहा कि भाई आपके मोबाइल तो बहुत अच्छा है, कितने का है, और आपने बता दिया कि 5,000 का है या 10,000 का है, तो इसका फिर मैं कहती हूँ ओके मुझे आपका ऑफर एक्सेप्टेड है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो ऑफर नहीं दे रहा है, उसने तो सिर्फ प्राइस बताई है आपको उस मोबाइल फोन की। So these are the legal rules of offer or we can say the essential elements of offer। इनमें से कोई भी एलिमेंट मिसिंग होगा तो वो भी एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा, जैसा कि हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स में पढ़ा था।